हाय एवरीवन, सभी का वार्म वेलकम है। आज सैटरडे है, अपनी ईडियम्स और फ्रेजेस की क्लास को आगे बढ़ाएंगे। इस क्लास की खासियत ये है कि हर ईडियम के पीछे की एक कहानी होती है जो इस क्लास में मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। कहानी अगर आपके दिमाग में बैठ गई तो वो ईडियम परमानेंटली आपकी मेमोरी में स्टोर हो जाती है। तो इस क्लास में आपकी एंटरटेनमेंट और साथ में एजुकेशन दोनों को अपने मिक्स करके चलेंगे। आराम से सिट बैक करो, रिलैक्स करो, एक एक ईडियम की कहानी को समझते जाओ। क्लास को शुरू करेंगे इस क्विज के साथ में। 10 ईडियम्स आपके सामने हैं लेफ्ट साइड में और इनके मीनिंग्स आपको मिलेंगे राइट साइड में। कोशिश करना है आपको कॉलम्स को मैच करवाने की। रेड सेंट का मीनिंग क्या होता है, इन क्लोवर का मीनिंग क्या होता है ना, इस तरीके से आपको इनको मैच करवाना है। एक ट्राई आप इसको अभी दें। क्लास के लास्ट में आपको 10 में से 10 मार्क्स मिलने चाहिए, ऐसा मेरा भरोसा है। चलिए, फर्स्ट ईडियम आज की, अ डाइम अ डजन। अ डाइम अ डजन। देखिए, डजन का मतलब है दर्जन, यानी कि 12, और डाइम का मतलब होता है 10 पैसे। हमारे यहाँ पे 10 ही बोलते हैं, अंग्रेज इसको डाइम बोलते हैं। अब मुझे बताओ, जो चीज़ 10 पैसे में 12 आती हो, क्या वो एक्सपेंसिव होगी या वो बहुत चीप होगी? 10 पैसे में 12 आ रही है तो ऑफकोर्स बहुत चीप है। हिंदी में आप बोल सकते हो मिट्टी के भाव। तो अ डाइम अ डजन ईडियम का मीनिंग ये होता है किसी चीज़ का बहुत सस्ता होना अपने दाम में, या फिर यूं बोल दें मिट्टी के भाव होना। अब इसको आप डर्ट चीप भी बोलते हैं। मिट्टी के भाव का मतलब ये भी हो गया ना, डर्ट चीप, मिट्टी के बिल्कुल मिट्टी के जैसा सस्ता, डर्ट चीप। तो इस ईडियम का मीनिंग यही होता है। अब इसको यूज़ करके देखेंगे। सडनली इंजीनियर्स हैव बिकम अ डाइम अ डजन इन इंडिया, ऑल्दो गुड इंजीनियर्स स्टिल गेट गुड जॉब्स। अचानक से इंजीनियर्स जो हैं अ डाइम अ डजन हो गए हैं, मिट्टी के भाव हो गए हैं भारत में, इंडिया में। हालांकि अच्छे इंजीनियर्स को आज भी अच्छी जॉब्स मिल जाती है। दिमाग में बैठ गई ईडियम। बस इसी तरीके से इसको आपको ट्रिक और कहानी के साथ में रिलेट करना है। आ जाओ नेक्स्ट पे, गो डच। देखो, बड़ी इंटरेस्टिंग ईडियम है ये। आपको इस ईडियम को समझने से पहले इंग्लैंड और नेदरलैंड्स, जिसको हॉलैंड भी बोलते हैं ना, इन दोनों कंट्रीज के बीच का रिश्ता समझना होगा। नेदरलैंड के लोगों को बोला जाता है डच पीपल, ठीक है, हॉलैंड या नेदरलैंड के लोगों को। और इंग्लैंड के लोगों को बोला जाता है इंग्लिश पीपल, इंग्लिश पीपल। इन दोनों कंट्रीज के बीच में बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, लेकिन रिश्ता है सास बहू जैसा। इंग्लैंड के लोग डच लोगों पे कहानियां बनाते हैं, किस्से बनाते हैं, चुटकुले बनाते हैं, और डच लोग इंग्लैंड के लोगों पे बहुत सारे चुटकुले बनाते हैं। तो उन्हीं चुटकुलों और उन्हीं कहानियों में से एक ईडियम है गो डच। अब इसका मीनिंग क्या है? कहीं पे ग्रुप के अंदर जाना और वहाँ पे जो भी खर्चा हो उसमें अपने अपने एक्सपेंसेस अलग अलग कर लेना। मान लीजिए आप रेस्टोरेंट में गए, आपने एक समोसा खाया, आपके फ्रेंड ने शेक पिया, तो समोसे के पैसे आप दे रहे हैं, शेक के पैसे आपका फ्रेंड दे रहा है। गए तो साथ में हो, लेकिन पैसा देने के वक्त सब अलग अलग हो जाओ। इसी को बोलते हैं गो डच करना। तो इंग्लैंड के लोगों ने डच लोगों पे ये एक मजाक बना करके इस इडियम को बनाया गया है, ठीक है। टू पे अप वंस ओन एक्सपेंसेस, अपने खर्चे को खुद सहन करना गो डच करना कहलाता है। तू तेरा मैं मेरा। गोइंग डच इन रेस्टोरेंट्स इज कॉमन प्रैक्टिस इन द वेस्ट अनलाइक इन द ईस्ट। गो डच करना जो है वो रेस्टोरेंट्स में कॉमन प्रैक्टिस है। अपना अपना खर्चा बांटना खाने की जगहों पे एक कॉमन सी प्रथा है वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर। और कैसे? बिल्कुल उल्टा, अनलाइक ईस्टर्न कंट्रीज़ के। ईस्टर्न कंट्रीज़ में जनरली ऐसा नहीं होता। आप भी देखोगे, अगर आप घर के लोग सभी जा रहे हो तो एक ही आदमी बिल पे करेगा रिश्तेदारों के। ऐसा नहीं है, हर रिश्तेदार अपने अपने 50-100 रुपये निकाल रहा है। तो ईस्ट में नहीं होता, लेकिन वेस्ट में कॉमन प्रैक्टिस है। चलो, अब इस ईडियम से आगे और अगली पे आ जाओ, कैश इन ऑन समथिंग। ये ईडियम कम है और ये फ्रेज ज़्यादा है। फ्रेज क्या होता है? फ्रेजल वर्ब जैसे ही होते हैं। इनको बोलने में यूज़ कर लिया जाता है, लिखने में कम आते हैं ना, बोलने में ज़्यादा आते हैं। कैश इन ऑन समथिंग। अब इसका मीनिंग क्या है? आपने मौका परस्त नाम सुना है? मौका परस्त कौन होता है जी? मौका परस्त ऐसा आदमी जो मौका मिलने पे चौका मार दे, है ना, जो मौके की तलाश में रहता हो। कैश इन ऑन समथिंग यही होता है। जब भी आपको कोई मौका मिला, उस मौके के ऊपर ऑन आप कैश इन करेंगे, कुछ पैसा कमाएंगे या कुछ फ़ायदा लेंगे। समझ में आई बात? वक्त पड़ने पे चौका मारना, टेक बेनिफिट करना किसी भी सिचुएशन या अपॉर्चुनिटी से, कैश इन ऑन समथिंग। अब मैं यूज़ करके दिखा देता हूँ आपको। हॉस्पिटल्स आर कैशिंग इन ऑन द पैंडमिक। हॉस्पिटल जो हैं बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं इस महामारी का, पैंडमिक का। और कैसे उठा रहे हैं? बाय चार्जिंग एग्जॉर्बिटेंट प्राइसेस फॉर ट्रीटमेंट।
चार्ज करके बहुत ही महंगे, एक्सॉर्बिटेंट मतलब बहुत ही ज़्यादा महंगे, जो सुने ही ना हो किसी ने, ऐसे प्राइसेस को चार्ज करके पेशेंट्स की ट्रीटमेंट के लिए। तो पहले कुछ नहीं था, हॉस्पिटल्स में इतने दाम नहीं थे, लेकिन अब एक एक बेड के 10-10, 12-12 लाख रुपए जो हैं पेशेंट से लिए गए हैं पेंडेमिक के दौरान। तो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कैश इन ऑन नाम की ईडीएम को यूज़ करने का। चलो, अब जैसे मैं कुछ बताता हूँ ना, अपने दिमाग में बनाया करो, कैश इन ऑन को कैसे यूज़ करूँगा अपनी राइटिंग में, कहीं लिखा हुआ आएगा तो उसको कैसे पहचानूंगा। चलो आ जाओ नेक्स्ट ईडीएम पे। आगे बढ़ने से पहले, ये क्लास हमारे एसएससी और बैंकिंग कोर्स का पार्ट है। यूट्यूब पे भी पब्लिश कर देते हैं कुछ क्लासेस को, ताकि सब लोगों को पता लगे ऐप पे आपको क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लेना, मेरी गाइडेंस में आप अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। बेसिकली 3 कोर्सेज हैं ऐप पे, एक बैंकिंग का, एक एसएससी का और एक है राइटिंग स्किल्स का। बैंकिंग एसएससी कोर्स में पूरा सिलेबस कवर करवा देते हैं प्रैक्टिस सेशंस के साथ में, सारे वेराइटी, सारे टॉपिक्स, क्लोज टेस्ट है ना, आरसी, एरर्स, इम्प्रूवमेंट, फिलर्स। बैंकिंग का अलग है, एसएससी का अलग है। और राइटिंग के कोर्स में आपको लिखना सिखाते हैं बिल्कुल बेसिक से। तीनों ही कोर्स ऐप पे अवेलेबल हैं। ये नंबर है व्हाट्सअप, मेरी टीम से आप बात कर सकते हैं अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो। राइटिंग कोर्स पे भी कुछ डिस्काउंट चल रहे हैं सैटरडे संडे में, इनका फ़ायदा भी इस कोड के साथ में ले पाएंगे। चलिए नेक्स्ट ईडीएम है हाईवे रॉबरी। देखिए हाईवे रॉबरी क्या है, नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आप हाईवे पे कहीं जा रहे हो और रास्ते में आपको कोई लुटेरा मिला, तो वो लुटेरा क्या करेगा, बिल्कुल ऐसा करेगा जैसा इसके साथ हो रहा है। क्या करेगा, आपको पूरा ही लूट डालेगा वो, मतलब आपके पास कुछ भी नहीं छोड़ेगा वो। जान आपकी बख्श दे शायद बख्श दे, नहीं तो आपके पास 1 रुपया नहीं छोड़ेगा। हाईवे रॉबरी ऐसी रॉबरी होती है जिसमें बस सामने वाले को आपने पकड़ा, जबरन उससे सारा सामान ले लिया, सारे पैसे ले लिए, और इसी रॉबरी को हमने यूज़ किया है ईडीएम फॉर्म में। अब मान लीजिए आप किसी दुकान पे गए, या जैसे पॉपकॉर्न ले रहा है आदमी, इस पॉपकॉर्न के कितने ले लिए इससे, 430 रुपये। ऐसी सिचुएशंस में भी इस ईडीएम को हम अप्लाई कर देते हैं। आ रही बात समझ में? दुकान में गए हो, किसी में छोटा सा सामान लिया है, सामने वाले ने बोल दिया भाई 2000 रुपये, 5000 रुपये, तो आप बोल सकते हो भाई ये तो हाईवे रॉबरी है, आप तो हाईवे पे खड़े होने वाले लुटेरों की तरह हो, छोटे से सामान के बहुत पैसे मांग रहे हो। मैनी फॉरेन इन्वेस्टर्स थिंक दैट टैक्सेज इन इंडिया आर हाईवे रॉबरी। बहुत सारे इन फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं, निवेशक जो हैं, वो ऐसा सोचते हैं कि भारत में जो टैक्सेज हैं वो हाईवे रॉबरी के जैसे हैं, बहुत ही ज़्यादा हैं, बहुत ही अनरीजनेबल हैं। चलो नेक्स्ट ईडीएम पे बढ़ते हैं। पेनी वाइज एंड पाउंड फुलिश या डॉलर फुलिश। इसको इस पिक्चर से समझो, इस ईडीएम को आप अच्छे से जो है समझ पाओगे। ये एक आदमी आप देख रहे हो ना, पेनी यानी कि एक छोटे से सिक्के को, रुपया, 2 रुपया, 50 पैसा या 1 पैसा, 2 पैसे के सिक्के को उठा रहा है। लेकिन जब ये इसको उठा रहा था ना, तो इसने अपने डॉलर्स का जो नोट है वो किसी और के हाथ में दे दिया। समझ में आई? कोई इसके पैसे चुरा के चला गया। वैसे ये आदमी इस छोटे से होल को बंद करने की कोशिश कर रहा है यहाँ से, और इतना बड़ा होल इसमें ऑलरेडी लगा हुआ है। पेनी वाइज डॉलर फुलिश का मतलब यही होता है, छोटी छोटी जगह तो समझदारी कर लेना, लेकिन बड़ी जगहों पे बेवकूफ़ी करके सारा पैसा गवा देना। अ पर्सन हु इज़ केयरफुल इन स्मॉल एक्सपेंसेस एंड केयरलेस इन लार्ज वंस इज कॉल्ड पेनी वाइज एंड डॉलर फुलिश। सिक्के तो जोड़ लिए, पैसे तो कमा लिए छोटे छोटे सिक्के लेके, लेकिन जब डॉलर और पाउंड की बात आई तो उनको गंवा दिया। आगे बात समझ में ना? पागल आदमी के लिए इस ईडीएम को यूज़ करते हैं। अ कट बाय द गवर्नमेंट ऑन इट्स एजुकेशन स्पेंडिंग इज पेनी वाइज एंड पाउंड या डॉलर फुलिश। जो एजुकेशन स्पेंडिंग में जो कट है सरकार के द्वारा, शिक्षा बजट में जो खर्चे में कटौती है सरकार के द्वारा, वो पेनी वाइज और पाउंड फुलिश है। आज सरकार चंद पैसे बचाने के लिए बाद में बड़ा नुकसान झेलने को तैयार है अगर शिक्षा में पैसे को कटौती किया जाता है। आ रही बात समझ में? चलो, देश पढ़ेगा तभी तो आगे बढ़ेगा ना। आज 4 पैसे बचा लोगे, लेकिन कल को जाकर के सारा देश अनपढ़ निकलेगा। आ जाओ नेक्स्ट ईडीएम पे, रेड सेंट। देखिए आपने सुना होगा, तांबा देखा भी होगा, थोड़ा सा रेडिश कलर का होता है, लाल कलर का, ठीक है। और आपको जो रेडिश कलर का तांबा दिख रहा है ना, ये सबसे पहले हमें ह्यूमंस को मिला था। आयरन जो है, तांबा जो है, हमने पहले बनाया था। बाद में हमें थोड़े दूसरे मेटल्स भी मिले, एक्सपेंसिव जो होते हैं, जैसे सिल्वर है, गोल्ड है। सिल्वर गोल्ड मिल जाने के बाद में तांबे का सिक्का जो है उसकी वैल्यू बहुत कम हो गई। इसलिए रेड सेंट का मतलब होता है एक थोड़ी सी वैल्यू की कोई भी चीज़। धेला भर बोलते हैं ना हिंदी में, धेला भर, उसको इंग्लिश में बोलते हैं रेड सेंट। अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी इज कॉल्ड रेड सेंट। द ओल्ड कार वॉज नॉट वर्थ अ रेड सेंट। ये जो पुरानी कार थी, ये एक धेला भर कीमत की भी नहीं थी। आ रही बात समझ में? इतनी पुरानी कार थी कि इसकी धेला भर कीमत भी नहीं थी। वॉज नॉट वर्थ अ रेड सेंट।
तो रेड सेंट को कॉपर से जोड़ लेना, हिंदी में बोलते हैं धेला भर, इंग्लिश में बोलते हैं अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी। चलो अब देखो इस ईडियम से मिलती जुलती एक और ईडियम है, मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ, विडोज माइट। शायद पिछली या उससे पिछली वाली क्लास में हमने की थी। बिल्कुल मिलती जुलती ईडियम है ये। दोनों ईडियम्स को आप कंपेयर करेंगे, विडोज माइट का मीनिंग निकालना और कमेंट्स में डालना जिन लोगों को याद है। बढ़े आगे, चलो आ जाओ नेक्स्ट ईडियम पे, मिडास टच। देखिए आपने सुना होगा हिंदी में पारस पत्थर, पारस पत्थर। पारस पत्थर की जो हुनर है, जो कला है किसी भी चीज़ को गोल्ड में बदल देने की, उसी को इंग्लिश में बोलते हैं मिडास टच। आ रही बात समझ में? अगर आप एक ऐसे इंसान हो ना जिसको हर सिचुएशन में पैसे कमाने आते हैं, किसी भी बिजनेस में लगा दिया जाए उसको प्रॉफिटेबल बनाना आता है, तो आप ऐसे आदमी हैं जिसके पास मिडास टच है। आई बात समझ में? योर एबिलिटी टू मेक मनी वेरी इजीली फ्रॉम एनी सिचुएशन इज कॉल्ड मिडास टच। द एक्टर हैड द मिडास टच एज ऑल हिज मूवीज वेंट ऑन टू बिकम ब्लॉकबस्टर्स। एक्टर के पास में मिडास टच था, एक्टर्स के पास में पारस का पत्थर था, क्योंकि उसकी सभी मूवीज़ जो हैं वेंट ऑन टू हो गई, आगे जाके बिकम हो गई। वेंट ऑन टू मतलब आगे जाकर के बन गई ब्लॉकबस्टर्स, बड़ी बड़ी सुपर हिट्स। समझ में आ गया? पारस पत्थर से इसको कनेक्ट करके रखना है। आओ नेक्स्ट ईडियम पे, पेनीज फ्रॉम हेवन। पेनीज का मतलब है सिक्के, हेवन का मतलब है आसमान यानी कि स्वर्ग। अगर आपको अचानक से लॉटरी लग जाए, अचानक से बहुत सारे पैसे कमा लें, तो आप बोल सकते हैं आई गॉट पेनीज फ्रॉम हेवन। भगवान ने पैसों को भेजा है हेवन से मेरे लिए, है ना? तो अनएक्सपेक्टेड मनी या फॉर्चून इज कॉल्ड पेनीज फ्रॉम हेवन। यूज़ करके देख लेते हैं। अ रिलीफ इन द GST बाय द गवर्नमेंट हैज़ प्रूव्ड टू बी पेनीज फ्रॉम हेवन फॉर द बिजनेसेस। GST के अंदर जो एक रिलीफ आया है, जो राहत मिली है सरकार के द्वारा, ये प्रूव हो गई है, ये साबित हुई है बिजनेसेस के लिए पेनीज फॉर हेवन। बिजनेसेस के लिए सीधा जो है भगवान का वरदान साबित हुई है ना? अचानक से मिलती कोई भी चीज़, दैट इज़ पेनीज फ्रॉम हेवन। अब इसको विंड फॉल भी बोलते हैं, गॉड सेंड भी बोलते हैं, बोनांजा भी बोलते हैं। विंड फॉल मतलब हवा के साथ में आई है उड़ती हुई, गॉड सेंड का मतलब है भगवान ने सेंड की है, और बोनांजा तो आप समझते ही हैं, अचानक से मिलने वाला जैकपॉट। चलिए नेक्स्ट ईडियम पे आ जाओ, 2 सेंट्स वर्थ। 2 सेंट्स वर्थ, सुनने में इसका मीनिंग आपको लगेगा कि किसी चीज़ की वर्थ बहुत कम है। 2 सेंट्स मतलब 2 पैसे, 1 सेंट मतलब 1 पैसा। लेकिन इंग्लिश में इस ईडियम का मीनिंग होता है आपकी राय। और कौन सी राय? जिसको सामने वाले ने मांगा ना हो, लेकिन आप फिर भी पॉजिटिवली दे रहे हो। जैसे आपने किसी आदमी को परेशानी में देखा, और परेशानी में देख करके आपने बोल दिया यार ऐसा नहीं ऐसा करो, मेरी तो यही राय है। तो आप क्या बोलोगे? दिस इज़ माई 2 सेंट्स वर्थ। मेरी तो यही राय है, मेरे 2 सेंट की यही वैल्यू है। मतलब मेरी राय हो सकता है आपके लिए 2 पैसे की हो, लेकिन ये मेरी राय है मेरे हिसाब से, फिर भी मैं आपको दे रहा हूँ, चाहे आप इसको 2 पैसे की मानो, चाहे आप इस पर अमल करो। आगे बात समझ में? तो वंस ओपिनियन और कमेंट्स ऑफन अनसॉलिसिटेड। अनसॉलिसिटेड मतलब जो मांगे ना गए हों फिर भी दिए गए हों, 2 सेंट्स वर्थ। ऑल एम्प्लॉयज़ ऑफ द कंपनी गेव देयर 2 सेंट्स वर्थ इन द मीटिंग टू डील विद द क्राइसिस। कंपनी के सभी एम्प्लॉयज़ ने अपनी अपनी राय जाहिर की, 2 सेंट वर्ड्स को गिव किया मीटिंग के अंदर, ताकि निपटा जा सके इस क्राइसिस से जो भी कंपनी के सामने खड़ा था। समझ में आ गया? चलो देखो, 2 सेंट्स वर्ड से मिलती जुलती एक ईडियम और है, अ बैक सीट ड्राइवर। ऐसा ड्राइवर जो बैक सीट में बैठ करके गाड़ी को चलाए। अब बताने को तो इसका मीनिंग मैं आपको बता दूंगा, लेकिन इसका मीनिंग आपको खुद निकालना है, क्योंकि पिछली क्लासेस में ये ईडियम अच्छे से कवर हो चुकी है। जिनको याद है कमेंट्स में डालो, जिनको याद नहीं है पिछली क्लासेस को कवर करो। बढ़े अगली ईडियम पे। चलो, रेन चेक। क्या होता है जी रेन चेक? ऐसा चेक जो बरसात आने पे आपको मिले। अब इसका क्या मीनिंग है? मान लीजिए एक स्पोर्ट्स जो है टूर्नामेंट है, आप उसमें टिकट लेकर के पहुंच भी गए, लेकिन अचानक से बरसात आने की वजह से वो टूर्नामेंट नहीं हुआ। अब आपकी टिकट हो गई ख़राब। टूर्नामेंट होगा कल, यानी कि टुमारो। अब कल आपको फिर से टिकट नहीं लेनी है, आपको क्या करना है, आपको बाहर निकल के एक रेन चेक ले लेना है। ये चेक क्या होगा? एक पैसों का चेक है जो रेन आने की वजह से आपको दिया जा रहा है। आप आज किसी मौके को अगर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो उसको आगे के लिए अगर अपने पास रखना चाहें तो उस गारंटी को बोलते हैं रेन चेक। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि एक टूर्नामेंट में बरसात आ जाने पे स्पेक्टेटर्स को एक चेक इशू किया जाता है कि कल आकर के इस टूर्नामेंट को आप देख पाएंगे। आगे ना बात समझ में? सिर्फ टूर्नामेंट में नहीं, अब इसको हर जगह आप यूज़ कर पाएंगे। अ प्रॉमिस यूजली इन द फॉर्म ऑफ ए कूपन
समवन टू टेक बेनिफिट ऑफ एन ऑफर एट अ लेटर टाइम, एक ऐसा प्रॉमिस जो किसी को किया जाए और किस चीज़ के लिए कि आप बेनिफिट ले सकते हैं किसी ऑफर का, आज नहीं बल्कि कल भी। आई इन्वाइटेड आवर न्यू नेबर्स टू अ डिनर बट दे आस्क्ड फॉर अ रेन चेक, मैंने अपने नए पड़ोसियों को डिनर पे बुलाया लेकिन उन्होंने रिक्वेस्ट किया, आस्क फॉर किया एक रेन चेक के लिए। अब इसका मीनिंग क्या है? उन्होंने बोला कि आपके बुलाने पे हम बहुत आभारी हैं लेकिन आज नहीं आ पाएंगे, आपका इनविटेशन हम पेंडिंग रख रहे हैं, आज के बाद कभी भी आ जाएंगे, ठीक है। तो रेन चेक मिल गया उनको, गारंटी सी मिल गई, प्रॉमिस सी मिल गया, कभी भी वो आकर के खाना खा सकते हैं। चलो आ जाओ नेक्स्ट इडियम पे। टू बी बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन द माउथ, ये बहुत सिंपल सी इडियम है, फ्रेज है। इसका मतलब है मुंह में चांदी की चमची लेके पैदा होना, और ये अक्सर वही लोग करते हैं जो कि बहुत अमीर होते हैं। तो इसका मीनिंग यही है ना, किसी वेल्दी फैमिली में, बहुत ही पैसे वाले परिवार में पैदा हो जाना। आपके मुंह के अंदर ही सिल्वर स्पून है ना। कमिंग ऑफ अ पॉलिटिकल लिनिएज ही वॉज बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन हिज माउथ, एक पॉलिटिकल लिनिएज से कम ऑफ होते हुए, कम ऑफ होना मतलब कहीं किसी परिवार से बिलोंग करना, जैसे आई कम ऑफ अ रूरल फैमिली, दे कम ऑफ अ अर्बन फैमिली, है ना। तो पॉलिटिकल लिनिएज से कम ऑफ करते हुए, बिलोंग करते हुए वो आदमी जो था वो बहुत ही सिल्वर स्पून को लेकर के मुंह में पैदा हुआ था, बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करता था। एंड हैड नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉमन मैन्स प्रॉब्लम, और उसका कॉमन मैन की प्रॉब्लम की कोई भी अंडरस्टैंडिंग उसके पास नहीं थी। अगर इस तरीके से पैदा होगा कोई इंसान तो आम आदमी की दशा से उसको कोई मतलब नहीं होगा, ज़्यादा उसको कुछ मालूम भी नहीं होगा। आ जाओ नेक्स्ट इडियम पे। ब्रिंग होम द बेकन, ब्रिंग होम द बेकन। देखिए बेकन का मतलब होता है अंग्रेज़ों का पोहा। वैसे तो ये एक नॉन वेजिटेरियन आइटम है, लेकिन ये पोहे की तरह खाई जाती है सुबह ब्रेकफास्ट में, ब्रेड बटर की तरह खाई जाती है, उपमा की तरह, है ना, पराठों की तरह। अगर आप ब्रिंग होम द बेकन कर रहे हैं ना, तो आप एक ऐसे आदमी हैं जो अपने परिवार में खाना लेकर के आ रहे हैं। अब खाना लाने का मतलब ये नहीं है बाजार से जाके खाना लाए हैं, आप ऐसे आदमी हैं जिनकी वजह से परिवार में खाना आता है। फैमिली का ब्रेड विनिंग पर्सन कहलाता है ब्रिंग होम द बेकन करने वाला पर्सन। टू अर्न इनफ टू रन अ फैमिली, इतना अर्न करना कि अपने परिवार को आप चला सकें। इसको टू मेक बोथ एंड्स मीट करना भी बोलते हैं, इसको गुजारा करना भी। टू मेक बोथ एंड्स मीट का मतलब होता है गुजारा करना। आगे बात समझ में। टू बी द ब्रेड विनर भी बोलते हैं, वो आदमी जो घर पे खाना लाए वो घर का ब्रेड विनर भी होता है। ये तीनों चीज़ें आपस में कनेक्टेड हैं। एज अ सिंगल मॉम शी हैड द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ब्रिंग होम द बेकन एंड रेज हर चिल्ड्रन। एक सिंगल मॉम के तौर पे, एक अकेली माँ के तौर पे उसके पास जिम्मेदारी थी, एक तो कमाने की और दूसरा अपने बच्चों को बड़ा करने की, रेज करने की अपने चिल्ड्रन को। समझ लो ना, मीनिंग समझ में आ रहा है ना। जो बंदा घर पे बेकन लाएगा वही आदमी है जिसकी वजह से घर पे सब लोग खाना खाते हैं। आ जाओ नेक्स्ट इडियम पे। बर्न अ होल इन वंस पॉकेट, बर्न अ होल इन वंस पॉकेट। बड़ी आसान सा मीनिंग है इसका। आपके पास अचानक से 1 करोड़ रुपए आ गए, अब आपकी समझ में नहीं आ रहा मैं इसका करूं क्या, खर्चा कैसे करूं, और आपके अंदर बड़ी चुलबुली मच रही है कि कैसे भी करके इस पैसे को मुझे खर्च करना है, गाड़ी ले लूँ, घोड़ा ले लूँ, घर ले लूँ, है ना। तो आप क्या करने वाले हैं, आप अपनी पॉकेट में एक होल को बर्न कर लेंगे, जल्दी जल्दी पैसे जो हैं आप जो स्पेंड करने लगेंगे। आ रही बात समझ में। बर्न अ होल का मीनिंग क्या होता है, यही होता है कि आपके में डिज़ायर आ जाए, इच्छा आ जाए कि आप जल्दी जल्दी पैसे को जो है खर्चें। अक्सर ये उन लोगों के पास होता है जिनके पास अचानक से बहुत सारा पैसा आ जाता है, बस वो पॉकेट में छेद कर लेते हैं, दोनों हाथों से पैसा जो है लुटाने लगते हैं। एट द स्टार्ट ऑफ द मंथ मनी स्टार्ट्स बर्निंग ए होल इन हर पॉकेट एंड शी गोज़ फॉर अ बिंज शॉपिंग। हर महीने की शुरुआत में पैसा उसकी जेब में होल को बर्न कर देता है, पैसा उसकी जेब में उछलने लगता है और वो बिंज शॉपिंग के लिए जाती है। बिंज शॉपिंग का मतलब होता है लगातार शॉपिंग, जब तक पैसा ख़त्म ना हो जाए। अरे बात समझे। तो कुछ लड़कियां इस तरह की होती हैं ना, पैसे हाथ में आए और शॉपिंग कर दी, तो इस तरीके से वो हर महीने की शुरुआत में करती है। बड़े नेक्स्ट पे। ये सभी इडियम्स को अंडरस्टैंडिंग के साथ ही लेना है आपको, है ना। कहानियाँ, ट्रिक्स, सब कुछ मैं आपको बता रहा हूँ। कुक द बुक्स या अकाउंट्स, कुक द बुक्स या अकाउंट्स। देखिए कुक का मतलब होता है किसी चीज़ को पकाना, और बुक्स का मतलब होता है अकाउंटिंग बुक्स। इसका मतलब हो गया अपने खाता बही को पकाना। अब इसका मीनिंग क्या है जी। देखो आपकी अकाउंटिंग कभी भी आप नहीं बनाते हो, अकाउंटिंग अपने आप बनती है, जो अकाउंटिंग के नियम है उनके हिसाब से। लेकिन अगर आप खाने को जैसे पकाते हैं,
कभी मिर्च कम कर दी, कभी नमक ज़्यादा कर दिया, अपने हिसाब से टेस्ट को बना लिया। अगर वैसा ही अकाउंटिंग बुक के साथ करने लगें, उनसे छेड़छाड़ करने लगें, तो आप कहलाएंगे कुक द बुक्स करने वाले आदमी। आ रही है बात समझ में? खाता बही जो है वो अपने सिस्टम से चलती है, जितना आया उतना गया, आपको सीधा सीधा ईमानदारी से उसमें लिख देना है। लेकिन अगर अपने हिसाब से खाता बही बनाओगे लोगों को गुमराह करने के लिए, तो आप एक गलत आदमी हैं, आप कुक द बुक्स करते हैं, आप एक 420 का इलीगल काम कर रहे हैं। ठीक है, टू मेक इलीगल चेंजेस इन अकाउंटिंग बुक्स। इसको टू डॉक्टर अकाउंट्स भी बोलते हैं। डॉक्टर द अकाउंट्स नाम का फ्रेज भी मैं आपको करवा चुका हूँ। अपने अकाउंट्स के साथ में छेड़छाड़ करना है ना, दोनों सिनोनिम्स हैं एक दूसरे की। द अकाउंटेंट वॉज अक्यूज ऑफ कुकिंग द बुक्स ऑफ द फर्म एट द बिहेस्ट ऑफ वन ऑफ द पार्टनर्स। जो अकाउंटेंट था वो अक्यूज ऑफ था, उस पर ऐसा आरोप था कुक द बुक्स करने का, अकाउंटिंग से छेड़छाड़ करने का फर्म की। और कैसे? कहने पे, एट द बिहेस्ट ऑफ, एट द बिहेस्ट ऑफ मतलब किसी के कहने पे किसी एक पार्टनर के। तो कई पार्टनर में से एक पार्टनर के साथ वो मिला हुआ था, उसके कहने पे अकाउंटेंट जो है खाता बही से पंगे करता था। चलो आओ नेक्स्ट पे। टू पे एन आर्म एंड लेग फॉर समथिंग, ये इडियम ऑलरेडी कर चुके हैं। टू पे एन आर्म एंड लेग फॉर समथिंग, ये इडियम बनी है वर्ल्ड वॉर सेकंड से। जनरली क्या होता था, वर्ल्ड वॉर में जो लोग गए थे सोल्जर्स, या तो उनकी डेड बॉडी जाती थी वापस में, यानी कि शहीद हो जाते थे वो, और या फिर वो आते थे अपने हाथ पांव तुड़वा के बैटल के अंदर। तो ये जो भी लोग वर्ल्ड वॉर में शरीक हुए थे ना, इन लोगों ने बहुत बड़ा प्राइस पे किया है अपनी जान के साथ या अपने शरीर के साथ में, है ना। तो टू पे एन आर्म एंड लेग फॉर समथिंग का मीनिंग भी यही होता है, जिंदगी में किसी चीज़ के बड़े दाम चुकाना। आ रही बात समझ में? बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव किसी चीज़ को खरीदना। टू पे एन एक्सट्रीमली हाई प्राइस फॉर समथिंग इज़ टू पे एन आर्म एंड लेग फॉर समथिंग। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे वर्ल्ड वॉर के अंदर सोल्जर्स ने बहुत बड़ी कीमत चुकाई थी जंग में शरीक होने की। आवर फैमिली हैड टू पे एन आर्म एंड लेग टू सिक्योर अ हॉस्पिटल बेड फॉर अंकल। हमारी फैमिली को पे करना पड़ा एक बहुत ही एक्सट्रीमली हाई प्राइस, पे करना पड़ा एक आर्म और लेग, ताकि सिक्योर कर पाएँ एक हॉस्पिटल बेड को हमारे अंकल के लिए। तो पैंडेमिक में बहुत मुश्किल था बेड्स को सिक्योर करना, बहुत महंगे बेड्स थे। अब ये इडियम ऑलरेडी हम कर चुके थे, आज मैंने क्यों करवाई आपको, क्योंकि इससे मिलती जुलती एक इडियम हो रहा है, टू कोस्ट एन आर्म एंड ए लेग। किसी चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा कोस्ट करना। यहाँ पे तो आप पे करके आए हो, पीछे वाले में तो, इस वाले में तो आप पे करके आए हो, लेकिन यहाँ पे कोई चीज़ आपको बड़ी कीमत चुकवा रही है। यूज़ करके मैं दिखा देता हूँ, बिल्कुल सिंपल सा ही है। A hospital bed during COVID-19 पैंडमिक कुड कोस्ट यू एन आर्म एंड लेग। एक हॉस्पिटल बेड जो है कोविड-19 पैंडमिक के दौरान आपको कीमत दे सकता था बहुत महंगी, कोस्ट कर सकता था एक आर्म एंड लेग। ठीक है, दोनों इडियम्स कनेक्टेड हैं, एक में पे एक में कोस्ट। आ जाओ नेक्स्ट पे, डेड बीट। अब ये कौन होता है जी? ऐसा आदमी जिसको मार लो, जितना मर्जी बीट कर लो, पर वो मुर्दे की तरह खड़ा रहेगा। कौन होते हैं लोग? वो लोग होते हैं जो बैंकरप्ट हो जाते हैं, जिनके पास अपनी उधारी चुकाने का पैसा नहीं होता। डेड बीट अक्सर वो बदमाश लोग होते हैं जो किसी का बकाया वापस नहीं करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, पैसे ले लेते हैं और देने का नाम नहीं करते, तो इन लोगों को इंग्लिश में बोला जाता है डेड बीट। इनको मार मार के ना कितना भी कुछ भी कर लो, ये मुर्दे की तरह पड़े रहेंगे, कितनी भी इनको गालियाँ दे लो, ये आपके पैसे आपको वापस नहीं करेंगे। अ पर्सन हु नेवर पेज अप हिज डेब्ट्स। Banks have been given more powers by the RBI to deal with deadbeat businesses. बैंक्स जो हैं दिए गए हैं और ज़्यादा पावर्स, बैंक्स को मिली है और ज़्यादा ताकतें RBI के द्वारा, ताकि वो निपट सकें बदमाश बिजनेसमैन से, ऐसे लोग जो डेडबीट हैं, जो जानबूझ के पैसे को नहीं दे रहे हैं। एक चीज़ का ध्यान रखना, कुछ लोग मजबूरी में नहीं दे पाते हैं, वो अलग बात है। डेडबीट जो ना नेगेटिवली यूज़ करते हैं, जो आदमी जानबूझ के किसी के पैसे ना दे रहा हो, है ना, बदमाशी के चलते। नेक्स्ट वीडियो में ग्रेवी ट्रेन, इसका ओरिजिन थोड़ा सा ट्रिकी है, शायद आपको समझ में आ जाए, नहीं तो याद कर लेना इसको। देखो, जब ट्रेन आई थी शुरू में तो पहले आया था भाप का इंजन, है ना, स्टीम इंजन। स्टीम इंजन जो था ना ट्रेन का, बहुत आवाज़ करता था। बाद में आया कोयले वाला, फिर कोयले के बाद में आया इलेक्ट्रिक वाला। ऐसा कहते हैं जब इलेक्ट्रिक इंजन्स आए थे तो जो ट्रेन के अंदर काम करने वाले लोग थे, जो ट्रेन मैन होते हैं, पायलट्स होते हैं, लोको पायलट्स, और भी जो स्टाफ हैं, उन्होंने इलेक्ट्रिक ट्रेन्स को बोलना शुरू कर दिया ग्रेवी ट्रेन्स, क्योंकि ये बिल्कुल ग्रेवी की तरह, बिल्कुल तरी की तरह आपकी जो गाड़ी जो है सरकती थी पटरी के ऊपर। आ रही है बात समझ में? इलेक्ट्रिक ट्रेन्स में मेंटेनेंस बहुत कम है,
अनलाइक स्टीम इंजन्स, अनलाइक जो है कोल इंजन्स, इलेक्ट्रिक ट्रेन्स बिल्कुल पटरी पे फिसलती हुई जाती हैं, बहुत कम लोगों की, बहुत स्टाफ की कम ज़रूरत पड़ती है। तो ग्रेवी ट्रेन का मतलब ये हो गया ऐसा कोई काम जिसके अंदर बहुत कम मेहनत हो लेकिन प्रॉफिट उतना ही हो। जैसे इलेक्ट्रिक ट्रेन है, काम तो उतना ही करती है लेकिन मेहनत बहुत कम करवाती है स्टाफ से। आ रही है बात समझ में? ग्रेवी ट्रेन जो है ना, इससे आप कनेक्ट करके रख सकते हैं। इलेक्ट्रिक ट्रेन्स के आने पे ट्रेन के लोगों ने ही इलेक्ट्रिक ट्रेन्स को ग्रेवी ट्रेन बोलना शुरू कर दिया। एन ईजी जॉब विद ह्यूज सैलरी और प्रॉफिट्स। तो मोस्ट गवर्नमेंट ऑफिसर्स इन द कंट्री आर राइडिंग अ ग्रेवी ट्रेन। ज़्यादातर जो गवर्नमेंट ऑफिसर हैं हमारे देश में ग्रेवी ट्रेन को राइड कर रहे हैं, ईजी जॉब कर रहे हैं बहुत सारी सैलरी के साथ में। सरकार में तो यही होता है, काम कम होता है और पैसे बहुत ज़्यादा देती है सरकार सरकारी ऑफिसर्स को। नेक्स्ट इडियम पे आ जाओ, ग्रीज समवंस पाम। किसी की पाम पे, हथेली पे ग्रीज रखना। ग्रीज का मतलब है, समझ गए ना, जैसे मशीन में ग्रीस देते हो तो मशीन काम करने लगती है, वैसे ही किसी आदमी से कोई काम करवाने के लिए उसकी पाम पे यानी उसकी हथेली पे कुछ ग्रीस रखना। इन अदर वर्ड्स इसको बोलते हैं किसी को रिश्वत देना, है ना। टू ब्राइब समवन, इसको यूज़ करके दिखा देता हूँ। ओनली द कॉन्ट्रैक्टर्स हु ग्रीस द पाम्स ऑफ द अथॉरिटी आर अवॉर्डेड टेंडर्स। सिर्फ वही ठेकेदार जो ग्रीस द पाम करते हैं, जो ब्राइब देते हैं अथॉरिटीज़ को, उनको टेंडर दिए जाते हैं, उनको जो है ठेके मिलते हैं, है ना। ठेका उसी को मिलेगा जो ठेके देने के लिए पैसे देगा, रिश्वत देगा। समझ में आ गई ना, ग्रीस द पाम। अब देखो, रिश्वत के लिए एक ईडियम मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ पिछली क्लास में। मैं यहाँ पे 3 ऑप्शन लिख रहा हूँ, किक बैक, किक इन, किक आउट, और एक और लिख दूँ, किक अप। चारों में से सही आंसर बताना रिश्वत के लिए कौन सा है। किक बैक, किक अप, किक इन और किक आउट। पिछली किसी क्लास में ब्राइब के लिए एक ईडियम हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिन लोगों ने किया है उनको अच्छे से आता होगा। अभी डालो कमेंट्स में, फिर मैं आपको रिप्लाई बताता हूँ। चलो देखो, रिप्लाई है इसका किक बैक। किक बैक, किक बैक बोला जाता है रिश्वत को, और ये ईडियम बनी कैसे है आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ मैं। किक बैक का मतलब होता है आपने किसी से कुछ कह करके कोई काम करवाया और उसमें से 1000 रुपये कमाए। सरकार के किसी अधिकारी को आपने रिश्वत दी, मतलब कुछ कहा और उससे कुछ काम करवा लिया, 1000 रुपये आपने इलीगली कमा लिए, और इस 1000 में से 200 रुपये आपने उसके घर भिजवा दिए। तो ये 200 आपने किक बैक किए हैं। किक मतलब लात मारना, बैक मतलब पीछे। तो अपने प्रॉफिट को जो गलत काम से कमाया गया हो, उस प्रॉफिट को किसी के साथ शेयर करना कहलाता है किक बैक, है ना। उस शेयर को, उस रिश्वत को बोलते हैं किक बैक, जो आपने किक करके बैक मारी है, पिछले वाले आदमी को दी है। तो ये इडियम आप याद रखेंगे किक बैक को। द पॉलिटिशियंस रिसीव किक बैक्स फ्रॉम द सैंड माफिया एंड हैव टर्न्ड अ ब्लाइंड आई टू एवरीथिंग। जो नेता लोग हैं वो रिसीव करते हैं रिश्वत को सैंड माफिया से, रेत माफिया से, और इन्होंने आंखें बंद कर ली हैं, इग्नोर करना शुरू कर दिया है, टर्न अ ब्लाइंड आई कर दिया है हर चीज़ के लिए, एवरीथिंग। तो सब तरफ से आंखें बंद करके रिश्वत पे उनका पूरा ध्यान रहता है। टू हैव वंस हैंड इन द टिल। टू हैव वंस हैंड इन द टिल। देखिए, टिल का मतलब होता है गल्ला। अगर दुकानदारी करते हो तो गल्ला आपको पता होगा, है ना, जिसमें पैसे रखते हैं सारे। यहाँ पे बड़े नोट, यहाँ पे छोटे नोट, यहाँ पे पैसे, सिक्के। अगर आपका हाथ गले के अंदर है ना, तो इसका मतलब पता है क्या है? अपनी ऑर्गेनाइजेशन के आप चोर हैं, आप चोरी करते आ रहे हैं पिछले बहुत सालों से, तो आपके हैंड इन द टिल रहते हैं, गले में हमेशा आपका हाथ रहता है। टू बी स्टीलिंग मनी फ्रॉम द कंपनी और गवर्नमेंट। अ फ्यू करप्ट एम्प्लॉइज वर सैक्ड फॉर हैविंग देयर हैंड्स इन द टिल फॉर ईयर्स। कुछ करप्ट एम्प्लॉइज़ को सैक किया गया था, नौकरी से निकाला गया था, चोरी करने की वजह से, अपने हाथों को टिल में रखने की वजह से कई सालों तक। समझ में आ गई ना? टिल में, गले में उनके हाथ थे, चोरी करते थे, इसलिए नौकरी से निकाले गए। टू हैव स्टिकी फिंगर्स। टू हैव स्टिकी फिंगर्स। स्टिकी का मतलब है चिपकने वाली, और फिंगर का मतलब है उंगलियां। चोर क्या करते थे, आजकल तो ये पुरानी हो गई हैं सारी तरकीबें, जेब कतरे अपने हाथों पे शहद या कोई ऐसी चीज़ लगाते थे जिससे चीज़ें चिपक जाएं, और अचानक से आपकी जेब में हाथ मार के हाथ निकाल लेंगे। इससे क्या होगा, जो भी जेब में होगा ना वो चिपक जाएगा उसके हाथ पे। अगर आप स्टिकी फिंगर्स वाले पर्सन हो ना, तो आप एक चोर हो। आ रही बात समझ में? टू हैव स्टिकी फिंगर्स का मतलब है टू बी अ थीफ, एक चोर होना। अ फ्यू एम्प्लॉइज वर फायर्ड बाय द कंपनी फॉर हैविंग स्टिकी फिंगर्स। कंपनी के कुछ एम्प्लॉइज फायर किए गए थे, निकाले गए थे स्टिकी फिंगर्स होने की वजह से।
समझ में आ गई? उनके जो है चोरी की आदत होने की वजह से उनको कंपनी से निकाला गया था। तो ये जो स्टिकी फिंगर्स है और हैंड इन द टिल है, दोनों ईडियम्स एक दूसरे की सिस्टर ईडियम्स है। इसमें गले में हाथ होता है, इसमें हाथों पे आपने चिपकाया होता है कुछ ताकि आप चोरी कर सकें। चलो, इन क्लोवर, इन क्लोवर, देखो ये होता है क्लोवर का पत्ता, आपने देखे होंगे। ये हिंदी में इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं क्लोवर। और जानवर जो होते हैं ना, जितने भी जानवर, इसको खा के बड़े खुश होते हैं। इसमें 3-3 पत्तों का एक जोड़ा होता है, देखना, ठीक है, 3-3 का। तो ये हो गया क्लोवर प्लांट। अगर आप क्लोवर हो ना, क्लोवर में हो, इन क्लोवर हो, तो आप एकदम मज़े की लाइफ जी रहे हो, जैसे कि ये भैंस जी रही है इस क्लोवर को खा करके। क्लोवर को देखना मतलब जानवरों के लिए क्लोवर जो है ना किसी दावत से कम नहीं होता, बड़ा टेस्टी लगता है इनको। और ये बहुत सारे होते हैं जहाँ भी उगे हुए होते हैं। तो बिल्कुल जानवरों से कनेक्ट करके चलना है। अगर आपकी ज़िंदगी में बड़ी लग्जरी है, बहुत अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन है आपकी, तो आप अपनी लाइफ को इन क्लोवर जो है स्पेंड कर रहे हो। ऑयल फील्ड्स हैव केप्ट द मिडल ईस्टर्न कंट्रीज इन क्लोवर फॉर ओवर अ सेंचुरी। तेल के कुओं ने, ऑयल फील्ड्स ने मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ को, समझ गए ना, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज जो है मिडिल एशिया की, तो ये जो गल्फ कंट्रीज हैं इनको इन क्लोवर रखा है, अच्छी फाइनेंशियल सिचुएशन में रखा है, 1 सेंचुरी से भी ज़्यादा के लिए। पिछले 100 सालों से तेल बेच के ही ये बढ़िया खाना खा रहे हैं। चलो, इन क्लोवर। टू कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर, ये इडियम ऑलरेडी हो चुकी है, आज रिपीट हो रही है। वुल्फ का मतलब होता है भेड़िया, कीप समवन डोर का मतलब है किसी को दूर रखना। बाइबल में भेड़िए को बताया गया गरीबी, क्योंकि जब गरीबी आती है ना तो भेड़िए की तरह आपके साथ बुरा हाल करती है आपका, ना खाने के लिए होगा ना दिखाने के लिए होगा। आ रही है बात समझ में? तो बिल्कुल भेड़िए की मौत मरना है, गरीब की मौत मरना बाइबल के हिसाब से। तो अगर आप कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर कर रहे हैं, गरीबी को अपने दरवाजे से दूर रख रहे हैं। अब इसका मीनिंग क्या है? आप इतना कमा पा रहे हैं ताकि आप बोथ एंड्स मीट करें, आप बैंकरप्ट ना हो जाएं या भूखे ना मर जाएं। टू वर्ड ऑफ स्टारवेशन और इंसॉल्वेंसी कहलाता है टू कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर। स्टारवेशन यानी भूखे मरने से, और इंसॉल्वेंसी मतलब बैंकरप्सी या दिवालियापन से अपने आप को बचाए रखना। द यंग बॉय स्टडीड इन द नाइट एंड वर्क थ्रू द डे टू कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर। ये जो जवान लड़का था रात में पढ़ाई करता था और दिन में काम करता था ताकि अपना खर्चा उठा सके, भूखा ना मरे, है ना। टू कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर। रिपीट कर करके बार बार बोल रहा हूँ, दिमाग में आपके बैठे ही है, मेरे तो बैठ चुकी है, अब आपके ही बैठनी चाहिए। अ नेस्ट एग, इस ईडियम को ऑलरेडी कर चुके हैं, रिपीट करवा रहा हूँ क्योंकि आज सारी मनी से रिलेटेड है तो ये ईडियम भी आनी चाहिए। चलो देखो, ये एग होता है ना, अंडा, जो नेस्ट में रखा जाता है। पशु पक्षी इसलिए नेस्ट में रखते हैं क्योंकि ये अंडा बड़ा होकर के इनका बच्चा बनेगा, है ना। आपकी वो सेविंग्स जो आपने अपने बैंक अकाउंट में रखी हुई है, जिसको आप कल को फ़ायदा लेना चाहते हो, वो सेविंग्स है आपकी नेस्ट एग। कोई म्यूचुअल फंड किया हुआ है, कोई रिटायरमेंट के लिए पीपीएफ में पैसे डाले हुए हैं, कुछ भी, ज़मीन लिया हुआ है, गोल्ड लिया हुआ है, हर वो सेविंग का टुकड़ा, आपका रिजर्व फंड का टुकड़ा नेस्ट एग की तरह आपके लिए काम करेगा। जैसे किसी पक्षी का अंडे में घोंसले में अंडा होता है, उसके बच्चों के जो है हिसाब से। इन्फ्लेशन हैज़ मेड इट डिफिकल्ट फॉर द फैमिली टू बिल्ड अ नेस्ट एग एंड प्रिपेयर फॉर रेनी डेज। इन्फ्लेशन ने बड़ा मुश्किल बना दिया है परिवारों के लिए कि वो नेस्ट एग को बिल्ड करें, फ्यूचर के लिए कुछ सेव करें और प्रिपेयर करें रेनी डेज के लिए, आने वाले मुश्किल दिनों के लिए। रेनी डेज नाम की इडियम कर चुके हैं, मुश्किल दिनों को बोलते हैं रेनी डेज। आगे बात समझ में? नेस्ट एग मतलब आपका रिटायरमेंट फंड, है ना, फ्यूचर के लिए जो आपने रखा हो। चलो, अब यहाँ पे अपना ये चैप्टर पूरा हो गया आज का। सारी इडियम्स आपको मैंने समझा दी हैं। अब फटाफट अपने क्विज पे नज़र डाल लो। ऑप्शंस देखने की ज़रूरत ना पड़े, बिना ऑप्शंस के सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। गो डच, मिडास टच, रेड सेंट, रेन चेक, डेड बीट, कोस्ट एन आर्म एंड अ लेग, टू हैव वंस हैंड इन द टिल, इन क्लोवर, टू कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर एंड टू हैव स्टिकी फिंगर्स। मेरे ख्याल से ऑप्शंस की ज़रूरत आपको नहीं है, और अगर फिर भी लग रही है तो ऑप्शंस मैं सामने डाल रहा हूँ। अब मैच कर लो, आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स मिले। इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में जाओगे तो वहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। 10 में से कितने मार्क्स मिल रहे हैं मुझे बताना, आंसर से चेक कर लो, मेरे वाले से अपने को। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सबके 10 में से 10, अगर 8 या 9 भी आ गए तो भी चल जाएगा काम, लेकिन एक कोशिश सबको ट्राई जो है अच्छे से देनी है। मुलाकात होगी नेक्स्ट पार्ट में। कोर्सेज अवेलेबल हैं एप्लीकेशन पे। अगर लॉजिक के साथ में इंग्लिश को अप्रोच करना चाहते हो, बैंकिंग, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट एग्जाम्स, किसी भी एग्ज़ाम की,
आओ ऐप पे और मेरी प्रिपरेशन, मेरी गाइडेंस में प्रिपेयर कर सकते हो। ध्यान एक ही चीज़ का रखना है, लास्ट मोमेंट पे कोर्स लेकर के पढ़ाई नहीं हो सकती। 4 महीने 3 महीने कम से कम आपको पहले से शुरू करना है। कोई भी क्वेरी हो ऐप से रिलेटेड, ये नंबर है, मेरी टीम से बात करें, ऐप की क्वेरीज को यहाँ पे सॉल्व किया जाता है। अंटिल देन, साइनिंग आउट।